अभी मैं सो कर के उठा, मुझे नाश्ता करना है पहले। और फ्रीज में देखा है तो दूध और अंडे वगैरह ख़त्म है। तो पहले चलते हैं, वो लेकर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद सुकून से पूरा प्रोसेस समझते हैं। शॉपिंग बैग लेना है, यहाँ पे दुकानदार शॉपर डबल करके नहीं देते। और कबूतरों का दाना उठाना है। दूध यहाँ सस्ता ही है, दूध इतना महंगा नहीं है। लाइक यू कैन सी 80 सेंट्स एंड इट्स नॉट बैड। 80 सेंट्स मीन्स 160 रुपये लीटर। इतना तो पाकिस्तान में भी है शायद। तो भाई हमने 3 चीज़ें ली हैं, सिर्फ केले, दूध और अंडे। अंडे दर्जन नहीं होते, 10 होते हैं। तो इनका बिल बना है 3.8 यूरोज़, ऑलमोस्ट 750 रुपये। ठीक है। भाई मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, तुम दुनिया के जिस कोने में भी हो, खुदा की मखलूक का ख्याल रखते रहो। खुदा तुम्हारे सारे काम ऐसे बना देगा कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं होंगे। ओके तो भाई जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप जो है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स और उनकी वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, उसमें सबसे पहले हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिनमें आपके मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्रीज़ आ जाती हैं। मैट्रिक और इंटर है तो उसकी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट हो जाएगी, और अगर बैचलर्स है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को आपने HEC से वेरीफाई करवा लेना। उसके बाद आपने ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ करवाना है। तो नोटराइज़ करवाने का मतलब क्या है कि जब आप इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ ये मेक श्योर करती हैं कि ये फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं ये किसी रिस्पेक्टेबल बंदे ने पाकिस्तान में चेक की हैं। तो यहाँ पर जब आप नोटराइज़ करवाने जाएंगे तो वो बंदा आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपकी फ़ोटोकॉपीज़ देखेगा, वो मैच करेगा और उसके बाद अपने स्टैम्प्स उन फ़ोटोकॉपीज़ पे लगा देगा। उसका मतलब ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं, किसी एक रिस्पेक्टेबल बंदे ने ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। ये मतलब होता है नोटराइज़ करवाने का। तो मैंने कराची से नोटराइज़ करवाई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कराची से आप कहाँ से करवाओगे। सिटी कोर्ट के बाहर वकीलों की बहुत से ऑफिसेज़ हैं, आप वहाँ जाओगे, किसी से भी पूछोगे कि यार मैंने नोटराइज़ करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको गाइड कर देगा कि यार फ़लाँ बंदा नोटराइज़ करता है। आपने शॉप पे चले जाना है, उनसे कहना है कि मैंने डॉक्यूमेंट नोटराइज़ करवाने हैं। ओरिजिनल भी लेके जाइएगा अपने और फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जाइएगा। फ़ोटोकॉपीज़ तकरीबन 10 सेट ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10 सेट्स होने चाहिए उन यूनिवर्सिटीज़ को भेजने के लिए। अच्छा, अब वो बंदा आपसे कहेगा कि यार एक पेज के मैं 15 या 20 रुपये लेता हूँ, तो आपने वहाँ पे बार्गेनिंग कर लेनी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कॉपीज़ होंगी नोटराइज़ करवाने के लिए। वहाँ पे बार्गेनिंग करके तो कम से कम पैसे करवा के उससे कहिएगा कि नोटराइज़ करवा लें। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का मसला आपका हल हो गया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने नोटराइज़ करवा लिए, आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को HEC से वेरीफाई करवा लिया। अब अगला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आइल्स। अच्छा, अब आइल्स के बारे में बहुत से सवालात आते हैं, क्या आइल्स करना ज़रूरी है? क्या यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं, या मिनिमम आइल्स के कितने बैंड्स चाहिए? तो उसका जवाब है कि हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। वो आपसे मांगती हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। अगर आप उनको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर दिखा देते हो तो वो आपको आइल्स के बगैर भी एडमिशन दे देंगी। लेकिन आइल्स ना करने से आप अपने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड कर रहे हो, क्योंकि 90 से ज़्यादा % यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स जिनको चाहिए होता है।
और अगर आप आइल्स नहीं करते तो दैट मीन्स कि आपके पास जो चॉइसेस बची हैं वो सिर्फ 10% यूनिवर्सिटीज़ की बची हैं, तो आप उन्हीं में अप्लाई कर सकते हो। तो मे बी आपको वहाँ से एडमिशन नहीं मिलता, तो आपका साल ज़ाया हो सकता है या 6 महीने या सेमेस्टर ज़ाया हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप आइल्स कर लो। उसके बाद ये कि मिनिमम कितने बैंड्स चाहिए आइल्स में, तो मिनिमम 6.5 अगर आप ले आते हो, 6 पे भी हो जाता है। ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने पे आपको एडमिशन दे रही है। लेकिन अगर आप 6.5 बैंड्स ले आते हो तो 90% यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट यही होती है। 6.5 पे आपको तकरीबन तकरीबन हर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, आपने आइल्स कर लिया। उसके बाद आपको मज़ीद क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी 2 प्रोफेसर्स के पास जाएँ, उनसे कहें सर हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, वो आपको बना करके दे देंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो आप उनको लिख कर दे दो, वो पढ़ करके साइन करके दे देंगे। ये भी एक तरीका है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब आपको लिखना है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में सिंपल आपने ये शो करना है कि आप क्यों जर्मनी में और क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो। अपनी मोटिवेशन उस पर आपने लिख देनी है। अच्छा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे किस तरह आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको देख करके आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो। लेकिन यार लिखना आपने अपना ही है, किसी का कॉपी नहीं करना। यहाँ जर्मनी में प्लेजरिज्म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, तो आपने खुद ही लिखना है। इंग्लिश आपकी बहुत टॉप क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जर्मन प्रोफेसर्स की खुद भी इंग्लिश बस पूरी पूरी है। तो इंग्लिश का मसला नहीं है, आपने नॉर्मल सी इंग्लिश में लिखना है कि अगले को समझ में आ जाए, और आपने अपनी मोटिवेशन उसमें शो कर देनी है। ऑलराइट, अब आपने बनानी है एक सीवी। यूरोपास, यूरोपास वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, आपकी यूरोपास सीवी बन करके आ जाएगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो बेहतर है, जैसे अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो। कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है और अगर आप साथ दे देते हो तो वो प्लस पॉइंट ही होगा। अगर तो आपने कहीं पे काम किया हुआ है 6 महीने साल जितना भी किया हुआ है, आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लेना है और आपने वो भी साथ लगा देना है। ये आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे कंप्लीट हैं। अब अगला स्टेप आपका आता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपने ढूंढनी है। कि आप यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढोगे, तो आपने वेबसाइट पे जाना है DART.de। वहाँ पर जाके आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। आप बैचलर्स करना चाह रहे हो या मास्टर्स करना चाह रहे हो। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपने अपनी फ़ील्ड बतानी है, और आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। अब आपने यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ को करना है शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट करने से मुराद कि हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कम जीपीए पे एडमिशन दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़्यादा जीपीए पे एडमिशन देती हैं। आपने हर यूनिवर्सिटी का लिंक खोलना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कुछ चीज़ें आपने देखनी है गौर से कि इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या नहीं है, ये आपने गौर से देखना है। क्योंकि कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ फ़ीस चार्ज करती हैं, 1000-1500 यूरोज़ पर सेमेस्टर। तो आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है कि ये यूनिवर्सिटी कोई फ़ीस चार्ज कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आपने इनकी डेडलाइंस देखनी है, एप्लीकेशन डेडलाइंस। क्या ये विंटर सेमेस्टर में सिर्फ एडमिशन देती है या समर सेमेस्टर में भी एडमिशन देती है, इनकी जो भी डेडलाइंस है वो आपने लिख लेनी है। आप अपना एक डॉक्यूमेंट बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक्सेल की शीट बना लें, उस शीट पे यूनिवर्सिटी का नाम, उसकी सिटी का नाम, उसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस, उसकी मिनिमम जीपीए क्राइटेरिया, उसका मिनिमम आइल्स का बेंचमार्क क्या है, ये सारी चीज़ें आपने एक एक्सेल बना करके उसमें सेव कर लें, आपके काम आएगी। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कोशिश करें अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो आप बड़े सिटीज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो फिर आपको छोटी यूनिवर्सिटीज़ पे ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। अच्छा, अब जीपीए कैसे देख सकते हो, यहाँ पर जो ये इन्होंने लिखा होता है ये जर्मन ग्रेड लिखा होता है। अब पाकिस्तानी सीजीपीए में और जर्मन ग्रेड में बहुत फ़र्क होता है। इस तरह से कि पाकिस्तानी जीपीए भी 1 to 4 होती है, लेकिन 4 इज़ द बेस्ट एंड 1 इज़ द लोएस्ट। लेकिन जर्मन में उल्टा होता है, 1 इज़ द बेस्ट एंड 4 इज़ द लोएस्ट। तो अब आप अपनी सीजीपीए को जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, तो आपने एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपनी सीजीपीए बतानी है और वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा आपका जर्मन ग्रेड। अब आपने ये जर्मन ग्रेड हर यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाकर के चेक करना है। अगर आप मीट कर रहे हो ये क्राइटेरिया तो आपने उस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करके अपने एक्सेल में लिख लेना।
अब आपने अपना स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप आता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन खुलती हैं आप सबसे पहले अप्लाई करो, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे आपको उतना जल्दी एडमिशन मिलेगा और उतनी जल्दी आप अपना वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे किया जाए? यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि आप यूनी असिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, दूसरा ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल में जाके अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटी का अपने पोर्टल में अगर अप्लाई करना है, आपने कुछ नहीं करना, आप यहीं पे dart.dg पे जब यूनिवर्सिटी का लिंक चेक कर रहे होगे तो वहीं पे नीचे यूनिवर्सिटी ने दिया होगा अपना लिंक, ये यहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना। आप सिंपल वो लिंक खोलोगे, यूनिवर्सिटी का कोई पोर्टल आ जाएगा, आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। जिस तरह का फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट बनता है बिल्कुल वैसा ही अकाउंट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपना अकाउंट बना लिया, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और बस फिर आपने वेट करना है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइएगा, बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कह रही थी कि हमारी वेबसाइट पे आकर अप्लाई करें, वो आपने यहाँ से कर दिया। अब अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने यूनी असिस्ट के ज़रिए जाके अप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, आप यूनी असिस्ट पे जाओगे, यूनी असिस्ट पे अपना अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, यूनी असिस्ट में यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी पे जा के आपने अप्लाई कर देना। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? पहली दफ़ा आप अप्लाई करोगे तो आपको 75 यूरोज़ देने, और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी पे 35 यूरोज़। दैट मीन्स अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो आपको पहली यूनिवर्सिटी में 75 यूरोज़ देने पड़ेंगे, बाकी 9 यूनिवर्सिटीज़ में 35 यूरोज़ आपको देने पड़ेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है यूनी असिस्ट के ज़रिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि डायरेक्टली अप्लाई करने का बोलती हैं तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी नहीं होती, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर भी चार्ज करती हैं, ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी पे। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर दिया, अब आपने थोड़ा वेट करना। आपको 1 महीने के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गई, वो आपको दे देंगे एडमिशन लेटर। अब ये एडमिशन लेटर आपको मिल गया, अब ब्लॉक अकाउंट, ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और काफ़ी लोगों के सवाल भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए जाते हो, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो हर मुल्क वाले आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि भाई जब आप हमारे पास यहाँ आओगे तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो कि नहीं। आप हमें अपने बैंक में पैसे शो करवाओ कि आपके पास इतने पैसे हैं कि यहाँ आके आप ज़िंदा रह लोगे। लेकिन जर्मनी में सीन थोड़ा सा चेंज है। जर्मनी वाले आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते। जर्मनी वाले बोलते हैं कि भाई वो पैसे आप एक अकाउंट बनाओ और उसमें पैसे ब्लॉक करवा दो। वो पैसे आपके ही हैं, वो पैसे किसी जर्मन गवर्नमेंट को नहीं जा रहे, वो पैसे किसी जर्मन यूनिवर्सिटी को नहीं जा रहे, वो पैसे आपके ही हैं। बस आपने करना क्या है कि अपने पाकिस्तानी अकाउंट से पैसे निकाल कर जर्मन एक अकाउंट आपका बनेगा, उसमें आपने पैसे ब्लॉक करवा देने। तो ये श्योरिटी चली जाती है जर्मन गवर्नमेंट के पास कि यार इसके पास इतने पैसे ब्लॉक हुए हुए रखे हुए, जब ये जर्मनी आ जाएगा तो इन्हीं पैसों से ये अपना ख़र्चा महीने का निकाल लेगा। अब ये कि ब्लॉक अकाउंट के लिए रकम कितनी चाहिए जो हमने यहाँ पे ब्लॉक करनी है, तो उसकी करंट फिगर है 10,500 यूरोज़ के करीब। जब आप ये ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे होंगे तो आप वेबसाइट पे जा कर के चेक कर लीजिएगा कि उस वक्त की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी इस वक्त की रिक्वायरमेंट है 10,500 यूरोज़, जो कि तकरीबन 20 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। ये 20 लाख काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कुछ लोगों के पास नहीं होते। वो क्या करते हैं कि अपने किसी अजीज़ से या किसी रिश्तेदार से ले कर के ब्लॉक अकाउंट में जमा करवा देते हैं, और जब जर्मनी आते हैं तो क्योंकि ये पैसे वापस मिल जाने होते हैं हर महीने, तो ये पैसे वो वापस जमा करके के जब पूरे 20 लाख हो जाते हैं तो वो पूरे वापस भेज देते हैं। और यहाँ का जो अपना ख़र्चा होता है वो पार्ट टाइम जॉब्स करके ईज़िली पूरा कर सकते हैं। तो अब ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, आपने फिनतिबा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिनतिबा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और आपको कुछ दिनों में एक आईबैन नंबर दे देगा, विच इज़ योर बैंक अकाउंट। आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट जर्मनी में खुल जाएगा। तो अब सवाल है कि आप अपने जर्मन बैंक अकाउंट में, जिसमें आपने यूरोज़ जमा करवाने हैं, आप पाकिस्तान से यूरोज़ में कैसे पैसे भेजो यहाँ। तो 2-3 तरीके हैं। या तो आप किसी मनी एक्सचेंज वाले के पास जाओ, उससे कहो कि यार ये 10,500 यूरोज़ हैं, ये मैंने भेजने हैं, वो आपके पैसे यहाँ से इस जर्मन अकाउंट में जो कि आपके नाम पे होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। या आप अपने बैंक से भी करवा सकते हो, बैंक से भी ट्रांजेक्शन हो जाती है। मैंने
HBL के थ्रू करवाए थे। मेरे वालिद साहब का PKR अकाउंट था, उस PKR अकाउंट से डायरेक्टली यूरोज़ में इस अकाउंट में पैसे चले गए थे मेरे, जो मेरा ब्लॉक अकाउंट था, तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अब आपने अपने जर्मन बैंक अकाउंट में ब्लॉक अमाउंट जमा करवा दी। फिनतिबा आपको एक प्रूफ दे देगा, एक वेरिफिकेशन लेटर दे देगा कि यार हाँ आपके पैसे हमारे पास आ चुके हैं। अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर देना है। पाकिस्तान में 2 जर्मन एम्बेसीज़ काम कर रही हैं, एक तो कराची काउंसलेट है, एक इस्लामाबाद में है जर्मन एम्बेसी। मैंने अपना प्रोसेस कराची काउंसलेट से किया था क्योंकि मैं कराची में रहता था और कराची काउंसलेट सिंध और बलूचिस्तान को हैंडल करता है, और जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो KPK और पंजाब से जो भी एप्लीकेशंस आती हैं वो उनको प्रोसेस करती। अब आपने क्या करना है कि एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आपने फ़िल करना है। फॉर्म आपने फिल कर दिया, उसके साथ वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, आइल्स आपके पास मौजूद है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपके पास मौजूद है। उसके बाद फिनतिबा ने भी आपको एक वेरिफिकेशन लेटर दे दिया कि आपका ब्लॉक अमाउंट खुल चुका है, वो लेटर भी आपके पास मौजूद है। ये सारे लेटर्स आपने साथ लगाने हैं। अब एक चीज़ और मांगती है एम्बेसी, वो होता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ख़रीद सकते हो, या पहले जब मैंने लिया था तो कोरेकल वाले फ्री में दे रहे थे ट्रैवल इंश्योरेंस, तो मैं कोरेकल की वेबसाइट में गया, मैंने फ्री में ट्रैवल इंश्योरेंस ली और वो फॉर्म भी साथ लगा। आप देख लीजिएगा कि जब आपका प्रोसेस हो रहा हो तो कोरेकल वाले फ्री में ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे हैं या नहीं। अगर तो वो फ्री में ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे हैं तो बेस्ट है, फ्री में उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस लें, वो फॉर्म भी साथ लगाएं अपने एप्लीकेशन के। और अगर आप कराची काउंसलेट में आपने करना है तो आपने वो इन्वेलप में सील करना है और जा कर के उनके बाहर बॉक्स बना हुआ है कराची काउंसलेट के बाहर, आपने वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर देने। अब आपने डॉक्यूमेंट्स आपने ड्रॉप कर दिए कराची काउंसलेट में, अब आपने वेट करना है। कराची काउंसलेट आपको ईमेल भेजेगी कि आपका इस दिन इंटरव्यू है। आपने उस दिन तैयार शैयार होके नहा धो के कंगी वंगी करके पहुंच जाना है कराची काउंसलेट। वहाँ जा कर के आपने इंटरव्यू देना है उनको। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ये पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हो जर्मनी, जर्मनी में मास्टर्स करके क्या करोगे, वापस आओगे नहीं आओगे, ये जो आप कोर्स करना चाह रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, आपके बारे में, आपके कोर्स के बारे में, और आप क्यों जर्मनी जाना चाह रहे हो उसके बारे में। वो आपने उनको आराम से जवाब दे करके वापस आ जाना। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। कौंसलेट वाले आपको बुलाएंगे कि आके अपना वीज़ा ले लें। मुबारक हो आपको, आपने जाना है, वीज़ा कलेक्ट करना है, स्नैपचैट पे पिक्चर लेके सबको भेजनी है और उसके बाद मिठाइयाँ बांटनी हैं। आपका वीज़ा लग चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ टिकट कटवानी है और उसके बाद फ़्लाई करना है जर्मनी। इसमें किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट आपका केस हमेशा ख़राब करता है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ कि जो कि अच्छे थे, उनकी GPA भी अच्छी थी, लेकिन वो कंसल्टेंट के पास गए तो कंसल्टेंट ने तो क्योंकि आपको बस जर्मनी भेजना है, ये उसका काम है, ये नहीं उसने सोचना कि यार मैं किस जगह भेज रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूँ। नहीं, उसने उस बच्चे को एक गांव देहात की यूनिवर्सिटी में भेज दिया। अब उसकी आबादी कम है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। उसने डिग्री कर तो ली है लेकिन काफ़ी मुश्किलात हुई हैं बेचारे को। तो आपने कोशिश करना है कि आपने किसी बड़े शहर में आना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आना है, ताकि बड़े शहर में ऑब्वियसली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। सेम एज़ पाकिस्तान, आप किसी बड़े शहर में जाते हो तो आपको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। अब अगर आप किसी छोटे शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेंगी। तो भाई ये सारा प्रोसेस कर लो जितना जल्दी हो सके। जैसी डेडलाइन खुलती हैं फ़ौरन ही अप्लाई कर देना ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली जल्दी जल्दी हो जाए। तो फिर जब आप आओगे जर्मनी, अगर तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरोगे तो अपने भाई को अपने मैसेज करना है, आपका भाई आपको आएगा रिसीव करने के लिए।